भारत भले हम लोग इस युद्ध में सीधे तौर पे शिरकत ना कर रहे हों, लेकिन तेल की हर बूंद से आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ता है। तो आने वाले टाइम में आप भी सतर्क रहिए और कोशिश करिए ये जानने की कि लड़ाई में स्थितियां क्या हैं, आप एक्सपेंसेस हमारा कैसे बढ़ने वाला है। पश्चिम एशिया से आने वाला तेल, पश्चिम एशिया कह सकते हैं, मिडल ईस्ट कह सकते हैं, भारत की ऊर्जा की जो बड़ी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। हम 85% तेल पूरी दुनिया से आयात करते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो आप जैसे जैसे मिडल ईस्ट का पूरा मैप अगर निकाल के अपने अपने सामने रखेंगे तो बीच में समंदर की एक जलधारा जा रही है जो पतली सी है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। उसके ऊपर दोस्तों ईरान है, ईरान ईरान उसके नीचे कतर है, उसके नीचे सऊदी अरबिया है, उसके ठीक लेफ्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुवैत होगा। उस जलधारा जो बीच में जलडमरू मध्य है, उस पे ईरान का कब्जा है। ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जहाजों पे हमले हो रहे हैं। अभी जो अमेरिका की सबसे बड़ी, जो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मार्स्क, जो डेनिश कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है, उसने उस इलाके से जाने वाले अपने वेसल को स्टॉल कर दिया है। तो ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वो ब्लॉकेज का नतीजा है। सप्लाई चेन बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है। और जो हमने कहा कि जब सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है तो बीमा की कीमतें बढ़ेंगी, आप शिपिंग का फ्रेट बढ़ेगा और अंततः पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल है। तो दरअसल ऐसा है कि जो महँगाई की एक तरह से कहें महँगाई की जो आग है, वो पेट्रोल पंप पे जाके नहीं रुक रही है, वहाँ से पेट्रोल पंप से आगे जाएगी और उसके बाद खाने-पीने की चीज़ें, सब्जियाँ और जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आएँगे, वो सभी आइटमों में उसका असर आप दिखाई देगा आने वाले टाइम में। सब्जी से लेके सीमेंट तक, रसोई से लेके छोटे कारोबारी तक, किसान की खेती तक, डीज़ल भी महँगा होगा। ऐसे में ये हर तरफ से हमें प्रभावित करने वाला है। दरअसल ये केवल अर्थशास्त्र का सवाल नहीं है, मिडल ईस्ट के लोगों के लिए ये भावनाओं के का भी सवाल है। भावनाओं की सिर्फ बात से ये हमें याद आया कि भावनाओं की अगर बात है तो हमने एक बाकायदा आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया था कि किस तरह से अ, भारत के लोग मिडल ईस्ट में काम करते हैं, वेस्ट एशिया में काम करते हैं, जो जिनकी तादाद लगभग 1 करोड़ के आसपास है, मतलब प्रिसाइज़ 97 लाख के आसपास, जो ओमान में काम करते हैं, जो बहरीन में काम करते हैं, जो कतर में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और साथ ही साथ यूएई में काम करते हैं। और इस क्षेत्र में अगर अस्थिरता बढ़ती है तो रोजगार पे दबाव होगा, सुरक्षा की समस्या पैदा होगी और सबसे बढ़ के जो रेमिटेंस, जो खासकर हम लोग $50 बिलियन के आसपास हमारा रेमिटेंस है मिडल ईस्ट की तरफ से, उस रेमिटेंस को प्रभावित होगा और जिससे हमारी भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार प्रभावित हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी पश्चिम एशिया बारूद की तरह जला है, उसका असर, उसकी गूंज, उसका धुआं दिल्ली तक सुनाई दिया, दिल्ली तक दिखाई दिया है। और ये केवल जियो पॉलिटिक्स का मामला नहीं बनता है, बल्कि ये मामला आपकी थाली में आके गिर जाता है। आपकी थाली प्रभावित हो जाती है, आपकी थाली महंगी हो जाती है, आपका खाना महंगा हो जाता है, आपका खर्चा महंगा हो जाता है। आज दुनिया देख रही है कि कूटनीति आखिर क्या क्या बाजी पलटेगी, आखिरी वक्त पर बाजी पलटेगी या बंदूकों का साम्राज्य अगले कुछ हफ्ते कायम रहेगा या ज्यादा कायम रहेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए संतुलन की है। जबकि देखिए, ओपेक के देशों ने आउटपुट 2 लाख बैरल से ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि जो ऑयल की सप्लाई पे जो दबाव है वो दबाव में रहे और उसको मेंटेन करके रखा जाए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें स्थिर नहीं रहे तो कम से कम बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हो। तो सवाल ये है कि क्या ये टकराव दोस्तों किसी ग्लोबल सुनामी का रूप लेगा? बाकी देश भी इसमें कूदेंगे? जैसे मैंने आपको संकेत ये दिया कि जो लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप है, वो उसने एंट्री ले ली है इस पूरी लड़ाई में। उसने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे, इजराइल के ऊपर हमला किया है। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थक ग्रुप है और लेबनान का जो हिजबुल्लाह है वो ईरान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो भी इस बीच में कूद गया है। तो लड़ाई 3 दिन में लड़ाई का अभी तक हमने विस्तार ही देखा है। लड़ाई में अभी कोई
कोई कमती होती नहीं देखी है। लेकिन एक बात यहाँ पर मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि अभी तक अमेरिका या इज़राइल जो पहली नज़र में ये लगता है कि इस लड़ाई को वो लिमिटेड रखना चाहते हैं, बहुत प्रेसिडेंट टारगेट पे काम करना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद अभी तक इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के किसी ऑयल एसेट्स पर मिसाइल नहीं दागे हैं, उसको नुकसान नहीं किया है। शायद इस बात का इंतजार है कि ईरान उसके पहले मान जाए या बातचीत के टेबल पे आ जाए, कोई कंप्रोमाइज कर ले, और अगर ऐसी नौबत आएगी तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑयल एसेट्स का नुकसान नहीं है। अ, देखिए इसकी जड़ें जो बातचीत है दोनों के बीच, वो अभी उसमें अभी कोई अब आगे पीछे होने की गुंजाइश इसलिए नहीं बनती है क्योंकि सुप्रीम लीडर ईरान में मारा गया है। अभी ताजा हालात ये दोस्तों कहते हैं कि 200 से ज्यादा लोग ईरान में मारे गए। अमेरिका ने भी कबूल किया कि उसके 3 लोग मारे गए, और इसने इजराइल ने कबूल किया कि उसके भी लोग मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये अभी तक के नुकसान का जायजा है। सिंगापुर की जितनी कंपनियां हैं अभी जो ऑपरेट करती हैं मिडिल ईस्ट में, देखिए उनके सारे शेयर गिरे हुए हैं। उसी समय अभी आप देखेंगे तो चाइना की कंपनी का जो डिफेंस की कंपनियां जो चाइना में काम करती हैं, उनके शेयर आप देखेंगे तो वो शेयर उठे हुए हैं। तो ये बात केवल खाड़ी की लड़ाई नहीं है। खाड़ी की लड़ाई ने पूरी दुनिया के में फाइनेंशियल मार्केट को, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रहा है, कैसे उसके आधार पे ऊंच नीच हो रहा है, ये सब हम लोग लगातार नजर बनाए हुए और आप तक पहुंचा रहे हैं।